देखिए आज अपन जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। इसको अपन इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी, ठीक है। डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी ये होता क्या है बच्चों? सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं आरएमएस वैल्यू किसे कहते हैं। देखो आरएमएस वैल्यू जो है डीसी की वो वैल्यू होती है जो किसी भी रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वो करंट अगर डीसी है बच्चों, तो होता क्या है कि उतने समय में जितना हीट जनरेट हुआ डीसी के थ्रू, अगर उससे एसी पास करे सेम रेजिस्टेंस से, तो उतना ही जो होना चाहिए वो हीट जो है वो क्या होना चाहिए, डिसिपेट होना चाहिए। मतलब इसको अपन बोल सकते हैं इट इज़ द वैल्यू ऑफ डीसी विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम एज एसी पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो अगर अपन गौर करें तो देखो यहाँ जो वर्ड है वो है रूट आरएमएस। आरएमएस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर मैं इधर से अप्रोच करूँ तो जो पहला स्टेप है वो करना क्या है, कोई भी अगर एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायरिंग करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसका मीन निकालना है और फिर उसका स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो अगर अपने को किसी भी एसी का अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो सबसे पहले उसका स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकालूंगा और फिर जो वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर रूट में अगर मैं डाल दूं तो वो जो वैल्यू होगी वो आरएमएस ऑफ एसी होगी। देखो अगर बात करें तो देखो ये है स्क्वायरिंग किया, फिर इसका मीन निकाला और उसको स्क्वायर रूट में डाल दिया, तो अपन लिख सकते हैं कि स्क्वायर किया, मीन निकाला और उसको स्क्वायर रूट में डाल दिया। तो देखो अगर इस एक्सप्रेशन को आप दोनों साइड से स्क्वायरिंग करते हो, अगर इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड से स्क्वायर करते हो तो देखो आई आर एम एस का स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो इतना आ रहा होगा। चलो अब अपन एक एक करके एग्जांपल लेकर के आरएमएस वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन अगर एक एसी है उसका आरएमएस वैल्यू मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ बच्चों, जैसे मान लो वो जो इक्वेशन है वो है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ अपन देख चुके हैं, ये जो है पीक वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, ये अपन पिछली लेक्चर में ही इसकी बात कर चुके थे, ठीक है। देखो तो अगर आप इसका इफेक्टिव वैल्यू या और आरएमएस वैल्यू निकालते हो एसी का, तो देखो बच्चों कितना आ रहा होगा। पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1 है कि अपने को जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसका स्क्वायरिंग करना है। क्या करना है, स्क्वायरिंग। तो जो एक्सप्रेशन है वो है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका स्क्वायरिंग करूँ तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जो दूसरा स्टेप है वो है मीन निकालना, तो मैं इसका मीन निकालता हूँ, दोनों साइड मीन में लगा दिया, तो ये आ रहा होगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चूँकि ये कांस्टेंट वैल्यू है आई नॉट, तो इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ और साइन स्क्वायर थीटा का अपने को क्या पता है, एवरेज वैल्यू पता है। और इसकी जो वैल्यू आती है, देखो इसकी जो वैल्यू आएगी वो देखो कितना आ रहा होगा, इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, अपन देख चुके थे। तो ये होगा आई आर एम एस का स्क्वायर के बराबर, अपन देख चुके हैं। इसकी वैल्यू जो होगी वो आई आर एम एस के स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहाँ से अगर अपन आई आर एम एस निकालें तो देखो आई नॉट अपॉन रूट 2 आ रहा होगा। इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो आता है 0 पॉइंट लिख लो 707। कितना था, 0.707। इसको लिख लो 0.707 इंटू आई नॉट, ठीक है। ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं जो दूसरा है वो है आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पल्स का। फुल वेव रेक्टिफायर अपन इसका एवरेज वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अगर मैं उसका पल्स आउटपुट पल्स जो है उसको ड्रॉ करूं तो देखो क्या मिलता है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो आउटपुट पल्स होता है बच्चों वो ऐसे आता है ना, ऐसे। ये टाइम t, ये t/2 होगा
और ये पीक वैल्यू कितना होगा आई नॉट। चलो याद रखना, अपन अगर आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्या, समीशन ओवर आई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, आई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, इनटू टाइम इंटरवल, क्या लिख लो टाइम इंटरवल, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये फॉर्मूला जैसे मैंने एवरेज में आपको बताया था ना। चलो देखो, अगर आप इसका आई आर एम एस निकालते हो तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ इसका आर एम एस वैल्यू अपन निकाल चुका है, कितना आता है आई नॉट अपॉन रूट टू, इसका स्क्वायर करूँगा इनटू टाइम इंटरवल कितना है यहाँ से यहाँ तक टी बाई टू, प्लस इसका आई नॉट अपॉन रूट टू का स्क्वायर इनटू टाइम इंटरवल कितना है इतना, टोटल टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक निकाला टी। इसको आप कैलकुलेट करते हो तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी बाई 2 डिवाइडेड बाई टी। यहाँ देखो दिक्कत, ये कैंसिल, यहाँ से टी और टी कैंसिल, तो आपको जो वैल्यू मिल रही होगी वो देखो कितना मिल रहा होगा, वो जो मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू निकल के बाहर आ रही है आई नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है। तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का अगर वेव पल्स है, आउटपुट वेव पल्स है, तो उसका जो है ये आर एम एस वैल्यू होगा ना। चलो अब अपन देखने जा रहे हैं आर एम एस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। जो तीसरा है वो है आर एम एस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन इसका आउटपुट पल्स ड्रॉ करना होगा। देखो ये आई है और ये आउटपुट पल्स है, ठीक है, ये टी बाई 2 और इसकी पीक वैल्यू मान लेते हैं आई नॉट है। तो देखो अगर कंप्लीट साइकिल में इसका आर एम एस वैल्यू निकालने जा रहे हो तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टाइम इंटरवल 0 से टी बाई 2 प्लस आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टाइम इंटरवल टी बाई 2 से मैं टी तक जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और टोटल टाइम लूँगा टी। चलो इसका आर एम एस वैल्यू पता है अपने को, आई नॉट अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कर दिया इंटू टाइम इंटरवल कितना है टी बाई 2, ठीक है, प्लस ये 0 होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 0 डिवाइडेड बाई टी। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये जो मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी बाई 4 टी, ये वैल्यू आपको मिल रहा होगा। ये टी से टी गया तो जो आई आर एम एस का स्क्वायर वैल्यू मिल रहा होगा वो इतना मिल रहा होगा, ठीक है। अगर आई आर एम एस की वैल्यू आप कैलकुलेट करने जाते हो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, तो देखो आपको जो वैल्यू मिल रही है ये देखो कितना मिल रहा है, ये जो है आई आर एम एस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो देखो कितना होगा 2, ये जो है इतना मिल रहा होगा। चलो ये था आर एम एस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो मान लो कि अगर एक स्क्वायर पल्स है तो उसका कैसे निकालेंगे आर एम एस, आर एम एस वैल्यू ऑफ स्क्वायर पल्स या स्क्वायर एसी ले लो। जैसे मान लो कि मैं जो है ये जो है ओ स्क्वायर एसी का डायग्राम है, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये आई और ये टी, ये है टी बाई 2 और ये है टी। चलो अगर अपन इसको निकाला है तो देखो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू टी बाई 2, एरिया निकाला, ठीक है, प्लस आई नॉट स्क्वायर
इंटू टी बाई टू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है टी। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अपने को पता है कि इसका अगर मैं आरएमएस निकालूँ, इसका स्क्वायर करके इसका एवरेज निकालूँ तो बात तो वही आएगी ना। इसका स्क्वायर करके एवरेज निकालूंगा, डीसी है तो आई नॉट स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, ये इतना वैल्यू अपने को मिल रहा होगा। चलो यहाँ से टी कैंसिल करो। ठीक है, ये देखो ये आ रहा होगा आई नॉट स्क्वायर के बराबर, आई आर एम एस स्क्वायर। तो यहाँ अगर अपन अगर स्क्वायर एसी लेते हैं तो इसका जो आर एम एस वैल्यू होगा वो आई नॉट के बराबर, जो कि पिक वैल्यू के बराबर ही आ रहा होगा। चलो एक और छोटा सा केस लेते हैं। तो मान लो कि अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि इसका आरएमएस वैल्यू बताओ। जैसे मान लो आपको किसी ने ऐसे ग्राफ दिया, ठीक है, किसी ने आपको ऐसे ग्राफ दिया ना, और आपसे पूछा कि हमें बता दो इस ग्राफ का आरएमएस वैल्यू। तो देखो सिमिलर अप्रोच है। अगर इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप ऐसे करोगे, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, आर एम एस का स्क्वायर करोगे इनटू टी बाई टू, यहाँ तक वैल्यू जो है 0 होगा डिवाइडेड बाई टी। इसकी जब वैल्यू आप निकालने जाओगे तो ये टी से टी गया, आई आर एम एस का स्क्वायर जो होगा वो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ रहा होगा, और ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा आई नॉट अपॉन रूट 2, ये रहा होगा। चलो मान लो कि आपको एक कोई सॉटूथ एसी दे रहा है, ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जो अगला ग्राफ है, अगर ये ग्राफ ऐसा दिया हो और आपसे कोई इसका आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है तो कैसे बताओगे? ठीक है, कोई मान लो आपको ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये सॉटूथ था अपन देखे थे, ठीक है, ये मान लो आई नॉट है पिक, ये आई वर्सेस टी का कर्व है, ये टी बाई 2 है। चलो सबसे पहली बात है कि अपन इसका इक्वेशन लिखेंगे, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन लिखेंगे। इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? अपन जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट कितना है 0, तो ये 0 हो गया। स्लोप कितना होगा? देखो tan थीटा दिस बाई दिस। तो देखो अगर यहाँ मैं y वाले एक्सिस पे क्या प्लॉट है i, तो i स्लोप कितना होगा आई नॉट अपॉन टी बाई 2, ठीक है, इंटू टी। तो ये जो i आएगा ये आएगा 2 आई नॉट बाई टी इंटू टी, ये i आएगा। और अपने को पता है कि आरएमएस वैल्यू अपन कैसे लिखते हैं, आई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी टी, ठीक है, 0 से टी बाई 2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 से टी बाई 2 डी टी, ठीक है, क्या आएगा? मैंने स्क्वायरिंग हटा दिया ना दोनों साइड देखो, तो ये आपको वैल्यू मिल रहा होगा। तो अपन इसका इंटीग्रेशन करें वैल्यू के साथ तो देखो कितना आ रहा होगा। यहाँ मैं आई की वैल्यू डालूंगा, तो आई की वैल्यू जैसे ही डालोगे तो 4 आई नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा 0 से टी बाई 2, ठीक है, टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई 0 से टी बाई 2 डी टी। एक बार चेक कर लो, ठीक है, चलो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जो वैल्यू बाहर है उसको लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी क्यू बाई 3 आ रहा होगा, और ये 0 से टी बाई 2, और इसको डालोगे तो ये टी 0 से टी बाई 2 आ रहा होगा। अगर मैं लिमिट की वैल्यू डालूँ तो देखो यहाँ से ये बाहर जाएगा 3, तो 4/3 आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये आ रहा होगा टी बाई 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई टी बाई 2, ये आ रहा होगा। चलो इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 4/3 आई नॉट स्क्वायर
डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू टी क्यू बाई 8 डिवाइडेड बाई टी बाई 2। देखो ये से ये गया, ठीक, और ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये कैंसिल, तो आ रहा है यहाँ जो वैल्यू वो आ रहा है आई नॉट स्क्वायर बाई 3। ये जो वैल्यू आ रहा है वो आई आर एम एस स्क्वायर के बराबर है, तो अपन इसको लिख सकते हैं आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 3। इसको अपन सॉल्व करें तो जो आई आर एम एस की वैल्यू मिल रहा होगा ये ग्राफ का, वो मिल रहा होगा आई नॉट अपॉन √3। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। चलो एक छोटा सा और डायग्राम देखते हैं और उसका मैं आरएमएस वैल्यू निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मान लो एक ऐसा कर्व है ना, अगर इसका मैं आपसे आरएमएस वैल्यू पूछता हूँ तो देखो कितना आ रहा होगा। ये है आई नॉट, ये आई वर्सेस टी का कर्व, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो ये है t/2 और यह t। देखो हमने देखा था कि इतना पल्स का अपन आरएमएस वैल्यू देख चुका है ना, इतने पल्स का आरएमएस वैल्यू अपन देख चुका है। उसकी वैल्यू कितनी आई थी? आई नॉट अपॉन √3 के बराबर। तो मैं अगर इसका निकालूं इस ग्राफ का आरएमएस वैल्यू, तो देखो मैं आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटरवल रहेगा 0 से t/2 प्लस आई आर एम एस का स्क्वायर इंटरवल रहेगा t/2 से t डिवाइड बाई टोटल टाइम होगा t। अपन जानते हैं कि ये वैल्यू आएगा इतना का स्क्वायर इंटू इंटरवल t/2 प्लस इतना दूर का कितना होगा, इतना दूर का 0 डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो ये कैंसिल, ये आ रहा होगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 6। ये जो वैल्यू आ रहा होगा वो आई आर एम एस स्क्वायर के बराबर आ रहा होगा। तो आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी ये आएगी आई नॉट अपॉन √6, ठीक है, यहीं आ रहा होगा ना, यहीं आ रहा होगा आई नॉट अपॉन √6 के बराबर आ रहा होगा। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो कुछ सवाल देखते हैं, उस सवाल से अपन और कुछ जो है सीखने की कोशिश कर रहे थे। देखो कुछ सवाल ऐसा है अपने पास, ठीक है, इसमें अपने को क्या करना है, एसी की जो एवरेज वैल्यू है और आरएमएस वैल्यू है ये दोनों निकालना है, ठीक है। सवाल है फाइंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज। इस बार मैं आपसे दोनों कैलकुलेट करा रहा हूँ। जो पहला सवाल है वो है I इज इक्वल टू ए प्लस पी कॉस ओमेगा टी। जो दूसरा सवाल है बच्चों वो है I इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। जो तीसरा सवाल है वो है I इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये छोटा सवाल है। चलो दोनों के केस में अपने को क्या करना है, एवरेज वैल्यू भी बताना है और आरएमएस वैल्यू भी बताना है। तो देखो पहला सवाल जो है वो है I इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ऐसा सवाल है। चलो इसकी एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब हुआ कि मैं इसमें एवरेज का साइन लगाऊंगा, ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो होल का एवरेज लगाया। चलो कांस्टेंट का एवरेज प्लस कांस्टेंट बाहर कॉस ओमेगा टी का एवरेज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया है तो फुल साइकिल के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो अपने को पता है कि कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही रहेगा प्लस कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा का एवरेज कितना होगा 0, तो ये 0। तो फर्स्ट केस में जो एवरेज वैल्यू मिल रहा है वो ए के बराबर है। क्या है वो है एवरेज जो है ए के बराबर है। चलो इसमें अपने को निकालना है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बच्चों पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है उस एक्सप्रेशन का स्क्वायरिंग करना, दूसरा क्या है मीन में डालना, तीसरा क्या है स्क्वायर रूट में डालना, है ना। चलो इसका मैं आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ।
तो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी है। पहला स्टेप क्या है, दोनों का स्क्वायरिंग करो, दोनों साइड आई स्क्वायर ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी का स्क्वायरिंग, पहला स्क्वायरिंग कर रहा हूँ ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो, ठीक है, प्लस 2ab कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये मैं पहला स्टेप कर दिया स्क्वायरिंग। अब क्या करना है, मीन में डालना है। तो टोटल टर्म को मैं मीन में डालूंगा। मीन में डालने का मतलब हुआ ये टोटल एक्सप्रेशन को मैंने बच्चों मीन में डाला, ठीक है, टोटल एक्सप्रेशन को मीन में डाला। अब क्या करूंगा, इंडिविजुअल मीन लगाऊंगा। तो ये कांस्टेंट है तो इसका मीन वही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर मीन में जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 2ab कांस्टेंट बाहर कॉस ओमेगा टी। चलो ये है स्क्वायर करके मैं मीन लगाया। इसका मीन वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा का 1/2, कॉस थीटा का मीन वैल्यू 0। तो अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई आर एम एस स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू आई स्क्वायर मीन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ये आ रहा होगा आई आर एम एस स्क्वायर के बराबर। तो जो आई आर एम एस की वैल्यू आ रही होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का रूट अंडर ना, क्या आ रहा होगा। ये सिंपल सवाल है। पहला स्टेप क्या कर रहा है, स्क्वायर किया, फिर मीन लगाया होल का, इंडिविजुअल का मीन देखा, फिर क्या किया है, उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया ना। चलो जो दूसरा सवाल है वो है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। चलो जो दूसरा सवाल है वो है आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इसका एवरेज तो आसानी से निकल जाएगा। मैं होल एक्सप्रेशन में एवरेज साइन लगाया, ठीक है। अब इंडिविजुअल में लगाऊंगा कांस्टेंट बाहर साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। एक्सप्रेशन इसका 0 इसका 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही हो, ये 0 आ रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं इसका आरएमएस वैल्यू निकालूं तो पहले स्क्वायर करूंगा, ठीक है, फिर एवरेज लगाऊंगा। पहले स्क्वायर कर लेता हूं। चलो स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ ना, प्लस 2ab, ठीक है, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। फिर मैं क्या करूँगा, एवरेज लगाया। चलो एवरेज लगाया, जो जो कांस्टेंट है उसको एवरेज बॉक्स से बाहर निकालूंगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab, और ये जो एक्सप्रेशन कॉस, याद रखना साइन और कॉस, साइन इंटू कॉस का एवरेज वैल्यू भी 0 ही आता है, याद रखना, ठीक है। और इसकी स्क्वायर वैल्यू हाफ और ये हाफ। तो आप इस इतने को इक्वेट कर सकते हो आई आर एम एस के स्क्वायर के बराबर अपन देख चुके हैं। तो ये ए स्क्वायर बाई 2 आएगा प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आ रहा होगा ना। चलो तो यहाँ से अपन अगर आई आर एम एस निकाला है तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई का 2 आ रहा होगा ना, स्क्वायर रूट लगा दिया ना दोनों साइड। चलो अब जो अगला सवाल है वो है ए साइन, देखो जो अगला सवाल है वो है, तीसरा पार्ट था वो था आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये सिंपल सवाल है, ठीक है। चलो अगर इसका एवरेज निकालना है, अगर मैं इसका मैक्सिमम पूछूं तो ये होगा, नहीं बच्चों इसका मैक्सिमा कितना आएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा बन रहा होगा ना कॉस ओमेगा टी। और याद रखना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा आता है, कितना आता है, साइन 2 थीटा। तो देखो इसको मैं अंदर ले गया तो आई को लिख सकता हूँ a बाई 2 साइन 2 ओमेगा इंटू टी। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे कोई पूछा तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो a बाई 2 होगा। क्योंकि मैं मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा हूँ, एवरेज वैल्यू, तो मैं इसमें डायरेक्ट एवरेज साइन लगाऊंगा, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है 0 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो एवरेज वैल्यू तो यहाँ 0 आ रहा होगा, ठीक है। चलो अगर इसका मैं आपसे क्या कैलकुलेट कराऊँ आरएमएस वैल्यू, तो इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा।
चलो तो पहले मैं स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी आ रहा होगा ना। चलो स्क्वायर किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एवरेज लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अब मैं एवरेज सिंबल लगा रहा हूँ। देखो अगर बॉक्स लगाते हो तो ए स्क्वायर बाई 4 बाहर आएगा, बचेगा साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी का एवरेज। और कोई भी साइन स्क्वायर में कोई भी एंगल हो, उसका जो एवरेज वैल्यू आता है वो अपने को पता है कि 1/2 आता है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं आई आर एम एस स्क्वायर के बराबर, अपन पहले देख चुके हैं। तो देखो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 8 आ रहा हुआ। इसको अपन निकाले तो ये आ रहा होगा ए डिवाइड बाई √8। इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2√2 के बराबर आ रहा होगा। तो आर एम एस वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन का अपने को इतना मिल रहा होगा। चलो अब अपन बात कर लेते हैं कि एसी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। क्या होता है, एसी के कितने एडवांटेज होते हैं। तो लिख लो हेडिंग एडवांटेजेस ऑफ एसी। सबसे बड़ी बात है बच्चों कि डीसी के कंपैरिजन में जो है एसी जो है चीपर होता है। तो पहला लिख लो कि एसी इज चीपर देन डीसी, डीसी से चीपर होता है। ठीक है, याद रखना एसी को आसानी से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में। तो लिखो एसी इज इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी, आसानी से डीसी में कन्वर्ट। और वो किससे, वो रेक्टिफायर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो डीसी के कंपैरिजन में एसी को जो है कंट्रोल करना बहुत आसान है। कैसे करते हैं, चोक कॉइल के मदद से। तो लिख लो कि एसी इज इजीली कंट्रोल्ड बाई चोक कॉइल। चोक कॉइल की मदद से आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखो एसी इज ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों बच्चों, ऐसा क्या है कि एसी को जो है लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल कराया जा सकता है, क्योंकि इस केस में लो पावर लॉस होता है। बिकॉज ड्यू टू लो पावर लॉस, बहुत कम पावर लॉस होता है, इसीलिए अपन एसी को जो है लंबे दूरी तक। देखो अपन जानते हैं कि एसी को जो है अपन उसकी वैल्यू जो होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, तो याद रखना एसी इज स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन विथ ट्रांसफॉर्मर। अपन जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में जो एसी सप्लाई होता है उसकी वैल्यू को, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट घटा देता है, और स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को घटा देता है और करंट बढ़ा दिया जाता है। चलो अब बात करते हैं कि एसी को कैसे मेजर करते हैं, एसी को मेजर करने के लिए कौन से मीटर का यूज करते हैं। चलो तो अगली हेडिंग लिखो मेजरमेंट ऑफ एसी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एसी। देखो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, लिख लो अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए बच्चों हम लोग एसी एमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एसी एमीटर। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो उसको मेजर करने के लिए अपन एसी वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एसी वोल्ट मीटर। चलो कंपैरिजन कर लेते हैं कि एसी और डीसी मीटर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखो, यहाँ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखो डीसी मीटर और यहाँ लिखते हैं एसी मीटर। देखो जो
डीसी मीटर होता है बच्चों, उसको अपन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। जो एसी मीटर होता है उसको हॉट वायर मीटर बोलते हैं। ऐसा क्यों हॉट वायर मीटर बोलते हैं? ठीक है, क्योंकि ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग पे डिपेंड करता है, इसीलिए अपन इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलो। जो डीसी मीटर होता है वो, इसकी जो फिनोमेना होती है वो होता है बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे डिपेंडेंट होता है। और ये जो होता है ये डिपेंड करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो, अब डीसी मीटर करता क्या है, कौन सी वैल्यू को मेजर करता है? तो याद रखना, जो डीसी मीटर होता है, मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ वापस। देखो, इधर लिख रहा हूँ डीसी मीटर और इधर एसी मीटर। याद रखना, जो डीसी मीटर होता है वो एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। क्या करता है? एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। तो अगर एसी में डीसी मीटर लगा दें तो कितनी वैल्यू मेजर करेगा? क्योंकि अपने को पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी एसी कितना होता है? 0। तो अगर एसी सप्लाई में डीसी मीटर लगाते हो, ठीक है, तो वो जो रीडिंग देगा वो होगा 0। ठीक है, याद रखना, जो एसी मीटर होता है बच्चों वो आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। यही रीजन है कि ये जो एसी मीटर होता है वो डीसी एंड एसी दोनों को मेजर करता है। डीसी और एसी दोनों को मेजर करता है। चलो, जो अगला कंपैरिजन है बच्चों वो ये है कि देखो, अपन देख चुके हैं कि अगर अपन एसी में यूज करें, अगर अपन एसी में डीसी को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? वो तो वैल्यू 0 आएगी ना। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ जो डिफ्लेक्शन आता है, अगर डीसी मीटर का डिफ्लेक्शन देखें तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आता है। मतलब डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहाँ जो डिफ्लेक्शन आता है बच्चों, वो जो डिफ्लेक्शन आता है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IRMS का स्क्वायर आता है। तो अगर देखें तो यहाँ लीनियर स्केल बन रहा है। ठीक है, यहाँ लीनियर स्केल बन रहा है और यहाँ पे नॉन लीनियर बन रहा है। नॉन लीनियर बन रहा है। जैसे मान लो कि करंट की वैल्यू जो है 1 2 3 4 यूनिट है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा या डिफ्लेक्शन या स्केल लिख लो, यहाँ जो स्केल होगा बच्चों वो 1 2 3 4 का ही बनेगा ना। इनके बीच का जो स्केलिंग का मैपिंग होगा वो ऐसा होगा। अगर मान लो इस केस में करंट जो है वो ऐसा है, तो यहाँ जो स्केल होगा, ठीक है, यहाँ जो स्केल बनेगा वो बनेगा, ठीक है, इसके स्क्वायर के। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। मतलब यहाँ बनेगा 1 4 9 और 16। ये देखो, ये जो स्केल है वो नॉन लीनियर है। क्या है? ये जो स्केल है बच्चों वो नॉन लीनियर है ना, और ये जो है स्केल बन रहा है वो लीनियर बन रहा है। तो अपन देख लिए कि जो बच्चों डीसी मीटर होता है और एसी मीटर होता है वो कैसे वर्क करता है, इसको क्या क्या बोला जाता है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। इसीलिए ये जो है ये इसका अगर अपन देखें तो एसी मीटर का जो स्केल होगा वो नॉन लीनियर होगा और डीसी मीटर का जो स्केल होगा वो लीनियर होगा ना, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है वो वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू करंट वैल्यू। ठीक, और अपन ये भी देखें कि जो आरएमएस वैल्यू है जो कि एसी मीटर मेजर करता है, यही रीजन है कि एसी मीटर को
अपन डीसी में भी यूज कर सकते हैं और एसी मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डीसी मीटर को सिर्फ डीसी के लिए यूज करेंगे। एसी में अगर डीसी मीटर लगाते हैं, एसी सर्किट में डीसी मीटर लगाते हैं बच्चों, तो ऑलवेज जो है वैल्यू 0 आएगी, मतलब कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा ना।